हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिंदी सारथी। इस चैनल पर हम जानेंगे हिंदी विषय के बारे में 9th से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स, गद्यखंड और काव्यखंड दोनों के बारे में हम जानेंगे, उनके एमसीक्यूज देखेंगे। आज मैं आपको कराऊंगी 9th क्लास की क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड की एक कविता जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। वो है मेघ आए, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जब बादल आते हैं, वर्षा ऋतु आती है, तो जब बादल जो है बरसने से पहले किस तरह से बन ठन कर आते हैं वर्षा करने के लिए, बरसने के लिए। तो यहाँ पर जो है कवि ने बादलों की तुलना दूल्हे से कर दी है, एक बारात से की है। तो तुलना करने की वजह से इस पूरी ही कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा 9th क्लास में अलंकार भी एक टॉपिक है। उस टॉपिक के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार भी आता है। मानवीकरण अलंकार की विशेषता यह होती है कि इसमें जड़ वस्तुएं यानी कि निर्जीव वस्तुओं पर चेतन वस्तु यानी कि सजीव वस्तुओं का आरोप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मानवीकरण अलंकार होता है। तो चलिए हम देखते हैं इस कविता के बारे में कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। जब दूल्हा शादी करने के लिए जाता है, बारात को लेकर जाता है, तो बड़ा ही बन ठन कर सज कर सवर कर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो मेघ है, मेघ यानी कि बादल, वो भी बरसने के लिए आ रहे हैं, वो बरसने के लिए तैयार है। तो वो भी बन ठन कर सज सवर कर आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब दूल्हा घोड़ी पर बैठकर दूल्हा बनकर बारात के लिए निकलता है, तो उस दूल्हे के सामने, की घोड़ी के सामने बाराती नाचते कूदते हुए चलते हैं। ठीक उसी तरह से बादलों की बारात निकल रही है और उस बारात के सामने ही, उस बारात के आगे आगे नाचती गाती हुई यानी कि खुशी के मारे नाचती गाती हुई बयार यानी कि हवा चल रही है, जिसकी वजह से पूरे वातावरण में शीतलता फैल जाती है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जब कोई मेहमान आता है शहर से गांव की तरफ, तो सभी जो है उसको देखने के लिए आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी जो है उस मेहमान को देखने के लिए कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कौन आया है। तो ठीक उसी तरह से जब बादल बन ठन कर बरसने के लिए तैयार होकर आ रहे हैं, तो हवा जो है उन खिड़कियों को, दरवाजों को खोल देती है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जिस तरह से खिड़की दरवाजे झांक झांक कर उस मेहमान को देख रहे हैं, बादल को देख रहे हैं कि किस तरह से वो बादल बरसेंगे और पूरी पृथ्वी पर शीतलता फैला देंगे। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन, पाहुन का अर्थ होता है मेहमान, अतिथि। जो मेहमान है जब गांव में आते हैं तो उसका बड़ा ही स्वागत किया जाता है। तो शहर से आने वाले गांव में जो मेहमान आते हैं, उनको सभी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और गांव के लोगों का ये व्यवहार ही होता है कि वो बहुत ही मिलनसार होते हैं और लोगों का बहुत अच्छा आदर सत्कार करते हैं। तो जो दूल्हा है जब वो गांव में आ रहा है बारात लेकर, तो जो अतिथि को देखकर सभी जो है वहां पर खुश हो रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो ये थी बच्चों पहले पद की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे पद में कवि क्या कहने का प्रयास कर रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब बारिश होती है, वर्षा ऋतु आती है, उससे उसके आने से पहले यानी कि वर्षा आने से पहले हवा भी चलती है और हवा और बारिश दोनों के मिलने से जो पेड़ है, जो वृक्ष हैं, वो खुशी के मारे नाचने और गाने लगते हैं। तो कोई जो पेड़ है, जो कोई वृक्ष है, वो कभी इधर की तरफ जो है हिचकोले खाते हैं, कभी इधर जाते हैं, क्योंकि वो खुश है। अपनी खुशी वो किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, वो जो इधर से उधर झूम झूम कर जो है पेड़ पौधे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं।
तो कभी वो इधर उधर झुकते हैं और कभी जो है वो सीधे हो जाते हैं। यानी कि बारिश के हम कह सकते हैं कि जब बारिश हो रही है तो उसके बारिश की बूंदों की वजह से वो पत्ते जो है कभी नीचे झुक जाते हैं, कभी इधर झुक जाते हैं, कभी उधर झुक जाते हैं और कभी सीधे खड़े हो जाते हैं। यानी कि गर्दन को उचका उचका कर देखने लगते हैं। जैसे शहर में कोई मेहमान आता है, यानी कि जब दूल्हा आता है शहर से गांव की तरफ बारात जा रही है, तो उस दूल्हे को देखने के लिए सभी जो है ऊपर उठ उठ कर यानी कि अपनी गर्दन को उचका कर उसको देखने का प्रयास करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कई बार ऐसे होता है कि बारिश आने से पहले बहुत तेज आंधी और धूल भरी आंधियां चलती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं पृथ्वी पर, धरती पर, तो वो जो धूल है वो बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो मिट्टी थी, जो रेत था, वो सूखा था और हवा चलने से वो उड़ रहा था। वो पूरे वातावरण में धूल जो है भर जाती है। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है, वो धूल बैठ जाती है, शांत हो जाती है। तो कवि यहाँ पर मानवीकरण कर ये बता रहा है कि किस तरह से धूल जो है वो अपना घाघरा उठाकर भाग जाती है वर्षा के आने पर। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। और हर तरफ जो है प्रकृति में वर्षा के आने से सभी को खुशी हो रही है। पेड़ पत्ते झूम रहे हैं, पशु पक्षी नाच रहे हैं। इसी तरह से जो नदी है, नदी में पानी की धारा है, लेकिन उसमें जब वर्षा का जल और मिल जाता है तो वो ठिठक कर यानी कि उसका जो वेग है, उसका जो प्रवाह है, वो और तेज हो जाता है। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी के ऊपर से किसी ने जो जलधार है वो इतनी तीव्र गति से बह रही है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर से जो है उसका घूंघट जो है सरका दिया है और वो तेज गति से लगातार जो है प्रवाहित होती जा रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये थे बच्चों दूसरे पद की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरे पद में कवि क्या कहने का प्रयास कर रहा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी। जब हम जाते हैं गांवों की तरफ, हमारा कभी जब जाना होता है तो हम देखते हैं गांव में घुसने से पहले वहां पर एक पेड़ होता है पीपल का, बरगद का, और वो अपनी जो है उसकी आयु में वृद्धि होती रहती है। और जो बाकी पेड़ पौधे हैं वो टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन जो पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का जो पेड़ है, वो जिस तरह जैसे जैसे समय बीतता है वो अपनी जो है पूरी वृद्धि पर रहता है। तो हर एक गांव में, ज्यादातर मोस्टली गांवों में ये मिल ही जाता है देखने के लिए। तो जब बारात जा रही है, दूल्हा अपने बारात को लेके जा रहा है, तो सबसे पहले गांव के और परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पहले जो है उस दूल्हे को, उस मेहमान को देखने के लिए आते हैं और अपना आशीर्वाद, जुहार यानी कि अपना आशीर्वाद जो है उस दूल्हे को देते हैं और कहते हैं कि बरस बाद सुधि लीनी है। क्योंकि जो मेहमान है वो कभी कभी आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपने बरसों बाद सुध ली है। तो ये है दूल्हे के अर्थ में कि किस तरह से जो है बरस बाद दूल्हे ने सुध ली है। इसको हम देखते हैं कि बादल के संदर्भ में कवि कहने का प्रयास कर रहा है कि जो बूढ़े पीपल है वो किस तरह से झूम झूम कर वर्षा ऋतु के आने का इंतजार कर रहे थे। अब वो उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम एक बरस के बाद आए हो। क्योंकि जो वर्षा ऋतु है वो साल में एक बार आती है। हमें पता है कि साल में जो है 4 मौसम होते हैं, उसमें से एक ऋतु है वर्षा ऋतु। तो अब जो अगर वर्षा ऋतु आई है तो वो 1 साल के बाद ही आएगी। तो कवि कह रहा है कि बरस बाद सुधि लिए, यानी कि 1 वर्ष के बाद तुम आए हो और यहाँ आकर बरसे हो। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। और जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो जगह जगह पर, हर जगह जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे, लताएं जो है निकलने लगती हैं और वो अपने ही इधर उधर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी दूल्हे को देखने के लिए स्त्रियां इधर उधर से किवाड़ यानी कि दरवाजों में से झांक कर देखती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बादल रूपी दूल्हा जब आया है उनके गांव में, तो उनको उसको देखने के लिए जो छोटी छोटी लताएं हैं, बेल हैं, वो कहीं पीछे से छुपकर इधर उधर से बगलों से
उस बादल को निहार रही हैं और उस बादल रूपी दूल्हे को देखने का प्रयास कर रही हैं। हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। ताल यानी कि तालाब। गांवों में जो ग्रामीण जो अंचल होते हैं हमारे, वहां पर जो है तालाब और जो है सरोवर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तालाब एक ठहरा हुआ पानी होता है जो एक निश्चित दायरे में ही जो है वो पानी रुका रहता है। एक ठहरे हुए पानी के ऊपर जब बारिश का जो जल है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी जो परात है वो पानी से भर गई है। और हमारे यहाँ गांवों में ये मान्यता अभी भी है कि जब मेहमान या फिर दूल्हा शादी के बाद पहली बार अपनी दुल्हन को लेने के लिए अपने ससुराल में जाता है, तो उस दूल्हे का स्वागत परात में पानी डालकर और उसके पैर धोए जाते हैं, पग धोए जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो ताल है यानी कि जो तालाब है वो भी जो है हर्षा है, यानी कि वो भी बहुत खुश हो रहा है और बादलों का स्वागत करने के लिए उनके पैर धोने के लिए परात भरकर पानी लेकर आया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ये था तीसरा पद। इसमें जो है कवि ने मानवीकरण अलंकार के माध्यम से बादल और दूल्हे में समानता बताते हुए बादल की विशेषताएं बताई है। अब हम देखते हैं चौथे पद में कवि क्या कहने का प्रयास कर रहा है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है जब हम किसी प्राकृतिक क्षेत्र में या किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो दूर कहीं देखने पर एक स्थान पर खड़े होकर किसी दूर स्थान की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान और धरती एक छोर पर कहीं मिल रहे हैं। तो वो जो उनके मिलने का जो पॉइंट है, उनके मिलने का जो बिंदु है, उसे ही क्षितिज कहते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो है ऐसा लग रहा है यहाँ पर आसमान और धरती यानी कि पृथ्वी और आकाश के मिलने का वो जो पल है, ऐसा लग रहा है कि खुशी के मारे जिस तरह से दूल्हा जब शादी के बाद पहली बार अपनी वाइफ को लेने के लिए जाता है, तो उस पहले के समय में ऐसा होता था कि गांवों में ऊपर का एक मंजिल पे मकान बना दिए जाते थे। वहां पर जब मेहमान आते थे, मेहमानों के ठहरने की जगह वो होती थी, तो वहां पर उनको मेहमानों को रोक दिया जाता, यानी कि उनको ठहरा दिया जाता था। तो जो मेहमान है वो अटारी पर गए हैं, यानी कि छत पर जो है, जो उनका एक रूम बना हुआ है, जो उनका एक कमरा बना हुआ है, वहां पर वो जाकर ठहर गए हैं। और उनके आकर ठहरने से दामिनी दम की, यानी कि जो दुल्हन है, यानी कि जो लड़की है, वो मन ही मन मुस्कुरा रही है और उसके चेहरे पर जो दमक है वो और ज्यादा बढ़ गई है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और वो कह रही है कि जो मेरे भरम की गांठ थी वो अब खुल गई है। मुझे भ्रम था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन ये जो मेरा भ्रम है ये टूट गया है। और लोगों को भी यहाँ पर ये उम्मीद थी कि शायद इस बार जो है सावन नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, लेकिन लोगों की भी वो भ्रम की गांठ टूट गई है और बादल आ रहे हैं और जोर जोर से वर्षा रूपी जल बिखरा रहे हैं और धरती को शीतल कर रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो जब भ्रम की जो गांठ खुल गई है, लोगों का भ्रम टूट गया है और बादलों ने जो है वर्षा रूपी जल पृथ्वी पर उड़ेलना शुरू कर दिया है, तो जो सब्र का जो बांध है वो टूट गया है और खुशी के मारे लोगों की आंखों से आंसू जो है बह रहे हैं। और इसी तरह कवि कह रहा है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता मेघ आए की चारों पदों की व्याख्या। अगली क्लास में मिलते हैं इस पूरी कविता के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।